हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पे फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखो, इस सेशन को अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हो ना, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक्स में बताना चाहूँगा कि ये है क्या एक्चुअल में। देखो, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिससे आप टेलीग्राम पे जाके या तो इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर PW ओनली IAS प्रैक्टिस ग्रुप, ठीक है, PW@PW_ONLY_IAS प्रैक्टिस ग्रुप, ठीक है, ये आप सर्च कर लेंगे ना तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पर आपको सुबह 9 बजे 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे कि आज एनवायरमेंट का सेशन है तो आपको सुबह 9 बजे क्वेश्चंस मिल गए थे, वो सातों क्वेश्चंस। और फिर अभी हम उन 7 क्वेश्चंस का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड आंसर क्या हो सकता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम जो आंसर्स डिस्कस करेंगे वो एकदम फिक्स नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही आंसर आप लिखें। जस्ट एक आइडिया आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपने जो अप्रोच अपनाई थी उस अप्रोच में क्या कोई कमी रह गई वो आप इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये QR कोड स्कैन करके एक तो आप उस ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लो, जिससे कि आपको फिर आगे फर्दर इश्यूज का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हो रहे हैं वो आने हैं। पूरा इसका प्रॉपर शेड्यूल है वो बनाया हुआ है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था 10 मार्कर। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको आंसर जब भी लिखो तो उसमें एक तो वर्ड लिमिट को कभी भी हमें ब्रीच नहीं करना है। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। कोशिश करनी है कि हम उस आंसर को इंट्रो, फिर उसके बाद में बॉडी, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन, इस तरीके से हम आंसर को फ्रेम करें, ठीक है। तो इनमें आपको एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे कि इंट्रो की बात करें तो इसको आप पैराग्राफ वाइज बना सकते हैं, पर पैराग्राफ आपका एट मैक्स 2, 3 या 4 लाइंस, इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आप एक ब्रीफिंग देते हो कि आप कोई भी आंसर लिखने जा रहे हो तो आपका अप्रोच क्या रहेगा या फिर आप किन चीजों के बारे में बात करने वाले हो। कंक्लूजन का भी मोर और लेस ऐसा रहता है। बॉडी में आप पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। हाँ, ये एकदम क्विक फिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेन मैं बता दूं, आप अपने हिसाब से भी जहां रिक्वायरमेंट हो वहां पर पैराग्राफ, जहां पर रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप पॉइंटर्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी यहां पर हमने बात कर ली तो आप एज इट इज अप्लाई करोगे, बट यस, हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर आप आंसर लिखते हो तो आप लोगों का आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगता है और एग्जामिनर को थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है क्वेश्चन को चेक करना और पॉइंट्स को नोट करना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कॉपीज एक साथ चेक करना इज ए बिग टास्क। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट चैलेंजेस हिंडर द इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट अमाउंट्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया? suggest strategies to ensure timely and safe recycling of e-waste। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की यहां पर बात की गई है, जिसमें आपसे ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि आप ये बताइए कि ई वेस्ट को टैकल कैसे किया जाए। इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज लगातार प्रोड्यूस हो रहा है उसको टैकल करने में क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। पहली डिमांड में तो सिंपल आपको समझ में आ ही रहा है कि ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है इंडिया में उसको टैकल करने में क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका आएगा कि आपको चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ई वेस्ट को प्रॉपर मैनर में कलेक्ट करने में और डिस्पोज करने में। दूसरा, आपको सजेशन भी देना है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के ऐसे पॉइंटर्स बताने हैं जो कि एक सोल्यूशन के तौर पे काम करें कि भाई एक्चुअल में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ई वेस्ट प्रोड्यूस होना, उसका बढ़ना, उसके कलेक्शन में प्रॉब्लम आनी और उसको प्रॉपर ट्रीट करने में प्रॉब्लम आनी, तो वो चैलेंजेस में चला गया। अब आपको यहां पर सोल्यूशन दे देना है। तो ऐसे में शुरुआत हम करेंगे सिंपल एक इंट्रोडक्टरी मैनर में। इंट्रो में आपको क्या बताना है? सिंपल ई वेस्ट का मतलब क्या है, हमारे यहां पर ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कितना बड़ा है, उससे रिलेटेड अगर आपके पास में स्टार्ट है
तो आप इस आंसर को बहुत हेल्दी बना पाओगे। साथ ही साथ ई वेस्ट को रेगुलेट करने से रिलेटेड क्या हमारे पास में कोई कानून है, कोई रूल्स हैं, किस कानून के आधार पर हम वेस्ट को रेगुलेट करने की बात करते हैं, ये चीजें आपके पास में डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप अपनी बातें जो लिखोगे ना उनको सपोर्ट करने में हेल्प कर देगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है। देखो, इंट्रोडक्शन में अपने को ये बता देना है कि भाई ई वेस्ट के अंदर कैसे इश्यूज आते हैं हमारे सामने। जैसे कि यहां पर देखो, ई वेस्ट जनरेशन हैज नियरली डबल्ड इन 5 years, पिछले 5 सालों के अंदर डबल हो गया है। अब ये फिगर है, एक तो इस फिगर से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम यहां पर इंडिया में ई वेस्ट जनरेशन, उसके कलेक्शन, उसको मैनेज करना, उसको ट्रीट करना, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंट्रोडक्शन को किसी फैक्ट के साथ में, किसी डेटा के साथ स्टार्ट करें, जो रिसेंटली कोई रिपोर्ट आई हो। यहां पर तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का रिपोर्ट है। इसके अलावा भी आपके पास में कोई एनजीओ का रिपोर्ट हो, कोई रिसेंट आर्टिकल आया हो आपके सामने, या आपके पास में इकोनॉमिक सर्वे भी आपने पढ़ा होगा। देखो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो वहां पर हम चाहे ना उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं आंसर को, हाँ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे में यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप ये ही डेटा फिक्स करो, नहीं, आपके पास में कुछ और है बट वो ई वेस्ट से रिलेटेड है, वो आप लिखो, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली अपील करेगा एग्जामिनर से कि भाई नंबर दे दो, ठीक है। तो ऐसे में हमारे देश में 2023-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1.751 मिलियन टन का ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि विद द टाइम हमारे यहां पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में ग्रोथ हुई है, वो सीधा सीधा सिग्नल कर रही है कि हमारे यहां पर ई प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ा है। बट पॉइंट इज कि जो प्रोडक्ट यूजफुल है उसको तो हम यूज कर रहे हैं, बट वो फिर बाद में यूसेज के बाद में हो गया वेस्ट। अब वहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ई वेस्ट अगर बढ़ रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि ई प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकली हमारे यहां पर थोड़ा सा एक पेनिट्रेशन बढ़ा है। ये सीधा एक सिग्नल यहां पर आता हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसी को हमें नोट करते हुए देखना है कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में अभी रिसेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि डिजिटल कंजम्पशन बढ़ा है, और उसी की वजह से ई वेस्ट को मैनेज करना, रिसाइकिल करना और सेफली डिस्पोज करना, ये हमारी प्राइमरी टारगेट हो जाती है। बट पॉइंट इज यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, और उन्हीं चैलेंजेस को यहां पर एड्रेस करने की बात की गई है क्वेश्चन में कि भाई बताओ क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो है डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे यहां पर जो कुछ भी ई वेस्ट का कलेक्शन होता है, क्या आप एक प्रॉपर कोई वेबसाइट, कोई कंपनी को आप डिलीवर कर रहे हो अपने मोबाइल फोन पुराने वाले या जो भी टीवी है, आप दे रहे हो एक रिक्शे वाले को, तो वो जो कलेक्शन हो रहा है दैट इज डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन ई वेस्ट कलेक्शन, ठीक है। तो 95% ऑफ द ई वेस्ट प्रोसेस्ड अनसेफली, कलेक्शन भी हम एक तरीके से किन के द्वारा करा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा, और उनका जो प्रोसेसिंग भी हो रही है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली का सीलमपुर वाला रीजन। अब आप यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं अगर आपके पास में दिमाग में आ रहा है। आप अपने नियर बाई एरिया में बता सकते हैं कि भाई मेरी सिटी में, मेरे टाउन में ये इश्यूज मैंने नोटिस किए हैं, तो आप बता सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के हिसाब से। दूसरा, कलेक्शन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करा। भाई आप टेक्नोलॉजिकली कंजम्पशन लगातार बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज ज्यादा कर रहे हो, पर उन चीजों को हम देखें तो उनकी यूसेज के बाद में वेस्ट क्रिएट होने पे प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा इश्यू है इनएडिक्वेट फॉर्मल रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन इनफॉर्मल सेक्टर में करेक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी रिसाइकलिंग का कंपोनेंट्स को खोलना, उनको दूसरी तरीके से उनमें से मेटल निकालना, वो सारे काम इनफॉर्मल लेवल पे हो रहे हैं। तो यहां पर इसको थोड़ा सा करना जरूरी है। जैसे कि बेंगलुरु आईटी हब के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहां पर 92,000 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट हर साल प्रोड्यूस होता है, और उसको केवल और केवल नॉर्मल कचरे की तरह जैसे डंप करते हैं वैसे डंप यार्ड में ले जाके डाल देते हैं। तो आप सोचो कि वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें। इसी तरीके से ई वेस्ट इंपोर्ट्स, हमारे यहां पर
एक कहता है ना कि पुराने प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं, ई वेस्ट का इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें से काम का मेटल यूज किया जाए और अपनी यूटिलिटी इंश्योर की जाए। भाई सीधी बात है, इंपोर्ट के लिए हमें रेयर अर्थ मिनरल्स और इन पर रिलाई करना पड़ता है, तो वो अगर नहीं मिलेंगे तो हम ई वेस्ट इंपोर्ट करते हैं। बट पॉइंट इज कि वो ई वेस्ट में काम की चीज तो आपने निकाल ली, बाकी खराब चीजें हैं वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, हमारे यहां पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, उनका प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीजें मिलकर के चैलेंज क्रिएट कर रही हैं ई वेस्ट कलेक्शन और उनके प्रॉपर मैनेजमेंट को लेकर के। अब सवाल यह है कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखो जी, आपको ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोलने होंगे, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि सिंगल एंटिटी के आधार पर ही आप सिंगल एंटिटी को ही पूरा एम्पावर कर दो या उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आप ही कलेक्शन करोगे, आप ही प्रोसेस करोगे। नहीं, इस चीज पर भी हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना होगा। जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्वाश करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर के काम कर रहे हैं पुणे में ई डिस्पोजल को टैकल करने से। तो ये एक रोल मॉडल का काम कर जाएगा आराम से। जो कहीं पर भी दूसरे जो सिटी टाउन्स हैं हमारे, वहां पर ई वेस्ट को रेगुलेट करने में। फिर आ जाओ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जनरल सजेशंस हैं, जनरल बातें आप खुद देखो, बट बस हमें एग्जाम्पल को साथ में अटैच कर देना है। अब आप देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ई परिसरा, इन्होंने मिलकर के बेंगलुरु में जो ई वेस्ट की प्रॉब्लम उसको टैकल करने के लिए काम किया, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आप इंसेंटिव्स दे सकते हो कि भाई जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करे तो उनको ये कहा जाए कि भाई आप अगर इसको यूज करोगे, जितनी लाइफ हम फोन यूज किया, मानो स्मार्टफोन आपने, तो उसको आप रिटर्न करोगे ना, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो वो इंसेंटिवाइज्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली काम करेंगे। जैसे कि डेल इंडिया, डेल आपको पता है लैपटॉप की कंपनी है, बड़ी अच्छी खासी। इस कंपनी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया कि भाई जो लोग भी डेल के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज कर रहे हैं वो उनकी लाइफ के बाद में रिटर्न डेल को ही दे दे। इससे क्या हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को इंसेंटिव अट्रैक्ट करोगे। आप भी देखते हो ये Amazon, फ्लिपकार्ट, ये कई ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पर भी तो चलता है ना कि आप पुराना मॉडल दे दो, डिस्काउंट मिल जाएगा जो आप नया फोन खरीद रहे हो उसमें। इसके अलावा इंटीग्रेशन करो इनफॉर्मल सेक्टर का। हमने देखा कि लार्जली जो ऑपरेशंस रन किए जा रहे हैं दैट आर बीइंग रन बाय फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनको फॉर्मलाइज करो। जैसे कि करो संभव ऑर्गेनाइजेशन, ये इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं उनको एक तरीके से स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं ई वेस्ट को मैनेज करने में। साथ ही साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अगर बात करें ईपीआर की, तो इसका मतलब आप सिंपल सा जानते हैं कि भाई जो भी कंपनीज हैं उन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रोडक्ट को अगर वो बेच रहे हैं तो उनका जब लाइफ खत्म हो जाए, लाइफ एंड हो, तो उस टाइम पर उनको वो कंपनियां दोबारा लेंगी उन प्रोडक्ट्स को और उनको फिर अपने लेवल पे प्रोसेस करेंगी, रिसाइकिल करेंगी। तो ये ईपीआर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाओ डिजाइन ही ऐसी बना दो जिससे कि रिसाइकलिंग पॉसिबल हो सके। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। अब इसमें आप देखो कि हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने चैलेंजेस देख लिए, फिर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज देखी कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अब हम बात कर ले कंक्लूजन की। तो यहां पर सीधी बात है, टेक्नोलॉजिकली हम अपग्रेड कर रहे हैं, पर हमारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं कि हम एनवायरनमेंट को बिना डैमेज करते हुए सस्टेनेबली ग्रोथ करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में फिर हमारे लिए सोसाइटल एटीट्यूड भी जरूरी है, तो वहीं पर पॉलिसी लेवल पे जो काम होना चाहिए वो भी जरूरी है, साथ ही साथ जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करवाना भी जरूरी है। तो ये चीजें आप यहां पर इंटीग्रेट करते हुए अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, discuss the role of environmental NGOs and activists in shaping the outcomes of environmental impact assessment EIA for major development projects in India। अगेन 10 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में डिमांड क्या की जा रही है, यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जो एनवायरमेंट, ये जो आपकी कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें असेसमेंट जो हो रहा है उसमें एनजीओज का और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है। इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी रीजन में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट की वजह, प्रोजेक्ट का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है,
कहीं पर भी अगर आप कुछ नया डेवलपमेंट करना चाहो तो उस डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट लॉस कितना हो रहा है, अगर वो चीज हम पहले से कैलकुलेट कर लें तो उन लॉसेस को टैकल करने के लिए हम एफर्ट्स कर सकते हैं। वो एफर्ट्स कैसे होंगे? सिंपल बात है कि जो भी कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन उस प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जितना लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करे। सीधी बात है ना, कॉम्पनसेट करे भाई, कि भाई आपकी वजह से इतना एनवायरमेंट का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां एक छोटी सी बात ही हम देखें कि भाई कैसे आप एक रेलवे प्रोजेक्ट मेट्रो शेड बनाना चाह रहे थे आरए वाले रीजन में, आरए फॉरेस्ट एरिया मुंबई वाला, वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था जबरदस्त। तो अल्टीमेटली फिर आपने क्या किया, देखा कि वहां पर प्रोजेक्ट को दूसरी जगह ले जाएगा जहां पर मिनिमम एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो। तो ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है ना, इस काम में एनजीओज का और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनका क्या रोल रहता है, कैसे वो इस प्रोसेस के ऊपर सीधा असर डालते हैं, इसको पूरा समझाने की जरूरत है। तो आप इंट्रो में तो देखो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को समझा सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में किस एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है, उस एक्ट के बारे में बताओ भाई कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत प्रोविजन दिया हुआ है, जिससे कि कोई भी डेवलपमेंटल अगर काम हो रहा हो तो उस टाइम पर आप इन चीजों को इवैल्यूएट कर सकोगे कि एक्चुअल में कितना लॉस हो रहा है, जिससे कि हम प्रॉपर्ली उन चीजों को मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद में आप बता दो कि एनजीओज के द्वारा कहां कहां पर कैसे काम किया जाता है और उनके एग्जाम्पल सेट में फिर एक दो एग्जाम्पल आप रियलिस्टिक बताओ कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं या आपके पास में दिमाग में है, और फिर कंक्लूड कर दो। तो इस तरीके से आप इसको एकदम प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। तो देखो इसमें कोर डिमांड यही है सीधी कि भाई हमें एनजीओज का एक्टिविस्ट का रोल देखना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप इंट्रो दे दो। इंट्रो में आपको क्या देना है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करते हैं। तो उसमें आपके पास में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ईआईए लाया क्यों गया कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी दोनों के बीच में बैलेंस लाया जा सके, जिससे कि एक सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके डेवलपमेंट में। वहीं पर एक तरफ तो पार्टिसिपेशन देना है, भाई सीधी बात है कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो किसको फायदा है किसको नुकसान है, वो चीज देखने की जरूरत होती है, तब जाकर के एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, इकोलॉजिकल जस्टिस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्योंकि सीधी बात है, अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है डेवलपमेंट की वजह से, तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? ज्यादातर लोकल कम्युनिटी। अब इस बॉडी में आपको बतानी है कि भाई क्या रोल हो सकता है, रोल ऑफ एनवायरमेंट एनजीओ एंड एक्टिविस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग ईआईए। तो भाई इसके अंदर आप लोगों को सीधा पॉइंटर्स में ये चीजें बता देनी है। सबसे पहली चीज तो जो लोग जागरूक नहीं होते उन लोगों को अवेयर करने का ये काम कर देते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि एक कॉमन मैन को नहीं पता होता कि कहां पर हमें क्या करना है। कोई अगर नया प्रोजेक्ट आता है तो उनको नहीं आइडिया रहता, गांव वालों को या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को, कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कल्प वृक्ष जैसे एनजीओज है ना, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोअर लेवल या फिर कहें कि मोरलेस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को नुकसान क्या हो सकता है उसकी अवेयरनेस देते हैं। जैसे कि ये कल्प वृक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट, ये जो एनजीओ है, इसने लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर के जो इकोलॉजिकल इश्यूज थे उनकी नॉलेज लोकल्स को दी थी। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसका पहले ईआईए होता है। ठीक है, वो पहले इवेल्युएट किया जाता है कितना इसका इंपैक्ट आने वाला है। तो जो रिपोर्ट पहले बन के आ रही है उन रिपोर्ट्स को एक तरीके से एग्जामिन करने का काम कौन करेगा? ये एनजीओज और एक्टिविस्ट। क्योंकि हो सकता है रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हो सकता है कि जमाने को या लोगों को बताने के लिए रिपोर्ट में कुछ लूप होल्स छोड़ दिए हो, और अब उन लूप होल्स को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, पर पता पड़ा कि फिर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो रिपोर्ट आ चुकी है उस रिपोर्ट को रीइवैल्यूएट करना, क्रिटिकली असेस करना, ये काम कर सकते हैं एनजीओज और आपके एक्टिविस्ट, और ये काम करते भी हैं। जैसे कि वेदांता और नियामगिरी माइनिंग केस है,
उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो अधिकार हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा गया था। प्रोजेक्ट पास हो गया, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का पूरा रिपोर्ट है वो भी सबमिट हो गया, सारी चीजें हो गई, बट एनजीओज ने जब उसको इवैल्यूएट किया तो पता पड़ा कि मामला गड़बड़ है। तो एक्सपोज करते हैं जो भी कमियां हैं उनको। फिर अगर मान लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एनालाइज करने के बाद में अप्रूवल मिल गया कि प्रोजेक्ट लग गया, पर उस प्रोजेक्ट लगने के टाइम पर भी तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कागज में तो कुछ और लिख दिया बट इंप्लीमेंटेशन में कमियां छोड़ दी, तो वहां पर पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग, मतलब जब तक प्रोजेक्ट अपना काम करता रहेगा तब तक उन पे नजरें गड़ाए रखना, ये काम भी एक्टिविस्ट और एनजीओस कर लेते हैं। इसमें देखो कि एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप है ईएसजी, उन्होंने बेंगलुरु में पेरिफेरियल रिंग रोड प्रोजेक्ट के ऊपर इसी तरीके से मॉनिटरिंग की थी, उसकी फ्लॉज को, उसकी कमियों को हाईलाइट किया। फिर आ जाओ कंडक्टिंग पैरेलल ईआईए एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस। सीधी बात है, एक तरफ प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला, दूसरी तरफ गवर्नमेंट, दोनों के बीच में डील हुई और वहां पर पूरा एनवायरमेंट ईआईए रिपोर्ट तैयार हो गया। उसी के पैरेलल एनजीओज अपने लेवल पर अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए रिपोर्ट बना सकते हैं और जो कमियां हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग एक्सपर्ट साइंटिस्ट साइंटिफिक कोalition, भाई सीधी बात है, एक्सपर्ट्स जब काम करते हैं तो उनका बेनिफिट फिर बाद में ओवरऑल देखने को मिलता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग का कोई भी काम आता है तो, ठीक है। इसके अलावा लीगल एक्टिविज्म एंड पीआईएल, अगर कहीं पे केस लड़ना हो तो एक आम आदमी जल्दी से केस लड़ने से डरता है, तो वहां पर एक्टिविस्ट और एनजीओज वहां पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट, ये थुत्तुकोडी तमिलनाडु में लगना था, इसकी वजह से बड़ी परेशानियां हो रही थी लोगों को, तो ऐसे में मतलब ये लगा हुआ था, इस प्लांट की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, अल्टीमेटली इस प्लांट को फिर बंद करना पड़ा। तो ये लीगल एक्टिविज्म भी हो गया, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला वो काम। इसके अलावा पॉलिसी लेवल एडवोकेसी, भाई सीधी बात है कि आप जब कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, कोई एक्ट लाया जा रहा है, कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी ये अपना ओपिनियन देते हैं। इसके अलावा कोई भी लोकल अगर इशू है तो उसको इंटरनेशनलाइज करना, जैसे ह्यूमन राइट्स के साथ कनेक्ट कर देना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और प्रेशर क्रिएट करना। इसका कई बार मिसयूज भी कर लिया जाता है, बट हमें यहां पर यही बताना है कि इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। भाई कोई प्रोजेक्ट अगर ला रही है गवर्नमेंट, तो कई बार क्या होता है कि एनजीओज को गलत तरीके से भी फंडिंग आती है कि भाई इंडिया में डेवलपमेंट को रोको, इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस चीज में कई बार एनजीओज गलत रोल प्ले करते दिखते हैं, तो उनकी फंडिंग पे फिर रोक लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अभी की बात करें तो इंटरनेशनलाइज करना इश्यूज को, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एनजीओज का। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 केसेस याद ही आपको रख लेने हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फॉर्डर मटेरियल में हेल्प भी कर देंगे। जैसे कि नियामगिरी बॉक्साइट माइनिंग उड़ीसा प्रोजेक्ट, इसमें एनजीओ तो कौन कौन थे, सर्वाइवल इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। यहां पर जो मेन वल्नरेबल ग्रुप था वो था इंडिजिनस लोगों का, खोंड ट्राइब। अब इन लोगों की जो इशू आ रही थी वो ये कि इनके एरिया में वेदांता और उड़ीसा गवर्नमेंट मिलकर के, वेदांता कंपनी और उड़ीसा मिलकर के माइनिंग कॉर्पोरेशन पे काम करना, माइनिंग करना चाह रही थी बॉक्साइट का, तो उसको रोकने के लिए फिर इन्होंने काम किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वहां की इकोलॉजी को बचाना पॉसिबल हो सका। तो इस तरीके से आप देखो कि एनजीओस के द्वारा रोल प्ले करके कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। यहां पर ग्राम सभा का रोल आ जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको आप इंश्योर कर सकते हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनजीओ और जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके द्वारा, वो आप कोट कर सकते हो। इसी के अलावा एक और केस जो आरे फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट वाले एरिया में मेट्रो प्रोडक्शन के लिए शेड बनाना था मुंबई में, उसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको रोकने के लिए भी एनजीओ ने काम किया, वो आप एग्जाम्पल यहां पर यूज कर सकते हैं। और फाइनली फिर कंक्लूडिंग रिमार्क दे दो कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, तो इसी के दरमियान जो नेचर के लिए, नेचुरल कंजर्वेशन के लिए जो एनजीओस काम करते हैं या एक्टिविस्ट काम करते हैं, वो सीधे के सीधे यहां पर अपनी रेलेवेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमें, एन्यूमरेट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सिंपल स्ट्रेट यहां पर पॉइंट है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। पॉइंट क्या है, एन्यूमरेट, आपको लिस्टिंग देनी है कि भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज अगर काम करती हैं तो उनको क्या तो चैलेंजेस आते हैं और क्या उनके लिए कोई सोल्यूशन हो सकता है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो चीजें हमें बतानी है।
तो इस चीज के ऊपर आपको अच्छे से देखें तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लोकल्स का जो रोल है उसको आप इंट्रो में डाल दो, ठीक है, कि लोकल्स के पास में अपने खुद का ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ना, उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, लोकल या इंडिजिनस लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपनी बॉडी में पॉइंटर वाइज जा सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। इसका तरीका सिंपल है, डिमांड क्या हो गई, लोकल कम्युनिटी कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है वो बता दो, और दूसरा पॉइंट आपका लिमिटेशन और कैसे वो काम करती है वो। तो यहां पर आप देख लो एग्जाम्पल के साथ में दे दो, जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको मूवमेंट, तो उसको आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट 1970s के टाइम पे हुआ था, वो आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बॉडी की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ बता दो कि लोकल लोगों के पास में क्या स्ट्रेंथ है जिसके आधार पर वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम कर सकते हैं। देखो इनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है, बता सकते हो, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस है, कितने समय से ये सर्वाइव कर रहे हैं वहीं पे वो बता सकते हो, क्विक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कहीं पर भी कोई इशू आए तो वहां पर आपके पास में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के आधार पर, तो वो ऑटोमेटिकली अपने लोकल लेवल पे बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, सीधी बात है, जब आप नेचर को अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो उसके लिए आप कंजर्वेशन एफर्ट और अच्छे से कर पाओगे। ये कर सकते हैं, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, वो ब्लैक बग काले हिरन की जो प्रोटेक्शन करते हैं अपने घर के मेंबर की तरह रखते हैं। सलमान खान का केस इसीलिए तो हाईलाइट हुआ था। इसके अलावा इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी ऑनरशिप और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं किसी भी जंगल वाले एरिया में, किसी भी बायोडाइवर्स एरिया में, तो वो चीजें फिर उनको प्रोटेक्शन देने में एक तरीके से ट्रेडिशनली आगे से आगे कन्वे होती रहती है कि उनके दादाओं ने भी यही किया था, पिता ने भी किया और पुत्र भी या बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, जैसे नागा ट्राइब के लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हो गई उनकी स्ट्रेंथ, बट वहीं पर हमें देखना होगा कुछ लिमिटेशन में कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भाई सीधी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज है, ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंडेंट ही बायोडाइवर्सिटी पे है, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन जाए। डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब जैसे यहां पर देखो कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, कि आप जंगल काट के खेती कर रहे हो, तो वो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि आप एक तरफ तो कंजर्वेशन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उनके सर्वाइवल की बात हो रही है। डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, एनजीओ गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है तब वो डिसीजन ले पाते हैं, तो वो चीजें भी इनकी लिमिटेशन आ जाती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग की कोई बात आती है तो वहां पर सीधा लोकल कम्युनिटी के हाथ में इतना कुछ होता नहीं है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा साइंटिफिक ट्रेनिंग और कैपेसिटी की इनके पास में कमी है। अगेन कंक्लूजन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टैग कर सकते हो, 15 और 13 दोनों को, उसको इंटीग्रेट करते हो अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे आप चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, दैट इज एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। How can sustainable agricultural practices mitigate these effects? भाई सीधी बात है, सबसे पहले तो हमें इस चीज को एनालाइज करना है कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या असर आ रहा है इंडिया में। तो आपके पास में आईपीसीसी की जो रीसेंट रिपोर्ट है उनमें से आपको निकालना होता है कि हाँ भाई यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर कितना इसका असर आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या वहां पर प्रोजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बता देना है सोल्यूशन के बारे में कि भाई कैसे हम हमारी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज करते हुए। तो सीधा इसका आंसर आपको देना है। तो इंट्रो में तो वही जनरल बात हमें बता देनी है कि हाँ भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो राइस, व्हीट और पल्स और कॉर्स सीरियल्स के लिए कहती है कि 2050 तक 9% तक लॉस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये अपने आप में फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स की लाइवलीहुड, इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। तो ये इंट्रो हो गया। फिर आप बॉडी दे दो कि कैसे असर डालती है, आपको बताना पड़ेगा कैसे असर डालती है। तो इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसमें टेम्परेचर राइज की वजह से क्रॉप यील्ड पर असर, ठीक है, उसके लिए आप कुछ डेटा श्योर कर सकते हो। इरेटिक मॉनसून की वजह से आपको पता है क्लाइमेट चेंज, तो मॉनसून पैटर्न में चेंज, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है और हमारी एग्रीकल्चर तो वैसे भी आपको ध्यान है गैम्बल ऑफ मॉनसून कंसीडर किया जाता है, तो वहां पर मॉनसून कब जा रहा है, कब आ रहा है, कितनी बरसात तेज होगी, कितनी कम होगी, तो उससे लिंक करके आंसर दो। बीमारियों की प्रॉब्लम,
पेस्टिसाइड का, डिजीजेस का, इन पेस्ट और डिजीजेस का आना किस तरीके से, जैसे 2020 में एकदम से आपने देखा होगा वो लोकस स्वॉर्म आया था, वो टिड्डे आए थे बहुत, एकदम पूरा गजब का फ्लड आया था उनका, ठीक है, टिड्डों का। तो वो भी फिर मोर और लेस क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ के ऊपर आप पॉइंट उठा सकते हो, इकोनॉमिक लॉसेस, फूड सिक्योरिटी। तो ये इंपैक्ट्स आ गए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। फिर आपको बता देना है कि इनको हम टैकल कैसे करें। मिटिगेशन के लिए स्ट्रेटेजीज आपको बता देनी है, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप वेरिएंट्स। हमारे पास में DRR धान है, चावल की एक वेराइटी, वो ड्रॉट टॉलरेंट है, सूखा पड़े या कम बरसात हो, सॉइल मॉइस्चर कम हो, तो भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स पे हमें रिलाई करना चाहिए, जैसे कि चेक डैम बना दिए, फार्म पॉन्ड्स बना दिए। सॉइल कंजर्वेशन एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, कि भाई सॉइल का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो जाए, उस पर अगर हम काम कर दे, जैसे कि क्रॉप रोटेशन कर दिया, उससे क्या हो जाएगा कि आपके यहां पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होने की वजह से, वो टैकल हो जाएंगे। जैसे कि हम प्रमोट करें रीजनरेटिव एंड नो बर्न एग्रीकल्चर। प्राणा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पंजाब में जब इसको किया ना इंट्रोड्यूस, जैसे स्टबल बर्निंग का ये चलता है, तो इसको अगर रोक दिया जाए तो सॉइल कंजर्वेशन आसान हो पाता है। फिर आ जाओ क्लाइमेट स्मार्ट लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। भाई सीधी बात है, अगर हम खेती पे रिलाय करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि खेती के लिए इंश्योरेंस का काम करते हैं आपके लाइव स्टॉक्स, जानवर, पशुधन, तो उस पर रिलाई कर सकता है। जैसे कि गुजरात में गिर, कांकरे, इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में गायों का एग्जांपल दो, आपके पास में जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं। रिसर्च और सर्विसेज को एक्सटेंड करते हुए हम और ज्यादा एक रिलायबल मेथड डेवलप कर सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे फायदा क्या होगा वो आप फिर कंक्लूजन में दे सकते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स लाइवलीहुड, इन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट आने का स्कोप है। तो ऐसे में हम टेक्नोलॉजिकली, पॉलिसी वाइज सपोर्ट प्रोवाइड करें और कम्युनिटी जो लोकल्स हैं उनको तो साथ में लेकर के चलें, अदरवाइज फिर बाद में जो चीज एग्जीक्यूट करनी है वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आप मोटा मोटा बता सकते हो इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स। देखो पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स in ensuring India's ecological and economic security. Despite the increasing numbers of Ramsar sites, हमारे यहाँ पर रामसर साइट की संख्या 90 प्लस हो चुकी है, despite the increasing number of Ramsar site designations, why does India continue to witness degradation of wetlands? तो आपके पास में क्या क्या डिमांड आ गई कि एक तो आपको बता देना है कि वेटलैंड्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, वेटलैंड्स कितने लैंड एरिया को कवर करती है इंडिया में, इंट्रो की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनका रोल, ये सिंपल पॉइंटर्स आपको या ये चीजें मेंशन करते हुए इंट्रो बता दो आप। फिर आप आ जाओ बॉडी में। बॉडी में आपकी 3 डिमांड्स आ रही हैं। एक तो वेटलैंड्स का इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है, तो इकोलॉजिकल रोल है, उनको पॉइंटर्स में अलग से बता दो। और दूसरा फिर बता दो इकोनॉमिक रोल क्या है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। फिर आप पॉइंट पे आ जाओ इस थर्ड वाले पे कि भाई रामसर साइट्स हमारे यहां पे नंबर में बहुत बड़ी है, ये बात सही है, नंबर में बड़ी है, 91 के लगभग हो गई, बट अभी भी हमारे यहां पर वेटलैंड्स लगातार डिग्रेड हो रही है। तो उनके पॉइंटर्स हमें बता दो कि किस वजह से डिग्रेड हो रही है। तो इन चीजों को अगर हम नोट करें तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कैसे डील हो सकता है। सिंपल 3 डिमांड्स यहां पर मांगी है। फर्स्ट तो आपको बता देना है कि इंडिया में वेटलैंड का मतलब क्या है, ट्रांजिशन जोन है, मार्शी एरिया होता है, वो सारी चीजें। 4% लैंड एरिया इंडिया में कवर होता है। इसकी इंपॉर्टेंस इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो आप ये पॉइंटर्स, हाइड्रोलॉजिकल बफरिंग, नेचुरल वाटर फिल्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी हेवन, क्लाइमेट मॉडरेशन, सॉइल एंड लैंडस्केप स्टेबिलिटी। ये वो चीजें हैं जो मोर और लेस आपने प्रीलिम्स के टाइम पे अच्छे से देखी होंगी, ठीक है। तो वो चीजें आप यहां पर पॉइंट कर दो इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वेटलैंड्स। फिर आप बता दो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, कोलेरू लेक का एग्जांपल, इको टूरिज्म, रूरल लाइवलीहुड, कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अगर वेटलैंड प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए तो ये हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलते हैं वेटलैंड्स की वजह से। इनको आप हाईलाइट कर सकते हो। इनको अगर एक नॉर्मल हब स्पॉक मॉडल में भी बताना चाहो
तो इजीली आप बता सकते हो कि भाई इकोलॉजिकली ये बेनिफिट है और इकोनॉमिकली ये बेनिफिट्स हैं। इनको आप अपने हिसाब से एकदम हाईलाइट करके बता सकते हो। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि 250 वर्ड्स का था तो लेंथी आंसर जाएगा। मई 2025 में इंडिया में 91 रामसर साइट्स हो गई। इतनी साइट्स होने के बावजूद भी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। क्या है इसका कारण? देर आर मल्टीपल कॉजेज, रीजंस। अब उन रीजंस को हाईलाइट कर दो। वीक एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन नॉर्म, एनफोर्समेंट ऑफ इलीगल लैंड यूज, पोल्यूशन एंड अनट्रीटेड इनफ्लो ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है, फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, कि अलग अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलते हैं तो सब बस ब्लेम गेम करते रहते हैं, लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इंपैक्ट, ये सारी चीजों को आप डाल सकते हो। कंक्लूड कर दो फिर फाइनली कि भाई कैसे इकोलॉजिकली एक स्टेबलाइजर का काम करते हैं वेटलैंड्स, उनका कंजर्वेशन हमारे लिए जरूरी है और उसके लिए इंटरनेशनली रामसर जैसे कन्वेंशंस भी है। बट पॉइंट इज अभी भी हमारे यहां पर संख्या बढ़ने के बावजूद प्रॉब्लम है, तो उन पे हमें काम करना होगा, ठीक है। तो वो जो इश्यूज हैं उनको हम एक तरीके से पॉजिटिव स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए? फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डिक्लाइन ऑफ एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना रिफ्लेक्ट्स a silent degradation of biodiversity. Elaborate how this loss affects India's ecological resilience and long-term sustainability goals. तो आपको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि एंडेमिक फ्लोरा और फौना ये क्या होते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा एक लाइन में बता सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको यहां पर इंट्रो में ये चीज मेंशन कर देनी है कि भाई इनके लॉस की वजह से बायोडायवर्सिटी को लॉस हो रहा है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, कैसे इनके लॉस की वजह से, इस बायोडायवर्सिटी लॉस की वजह से इंडिया की जो इकोलॉजिकल रेजिलियंस है, जिससे कि इंडिया सस्टेनेबली कंटिन्यू ग्रोथ इंश्योर कर सके, उस पर इसका असर क्या पड़ रहा है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप अपना आंसर पिक कर सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो वही चीज है कि हमें सिंपल एक इंट्रोडक्शन देना है। डिमांड आपको समझ में आई गई थी कि भाई हमें बता देना है कि एंडेमिक फ्लोरा फोना ये मोर और लेस बायोडायवर्सिटी को शो करते हैं। इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आना ये हमारे लिए सीधा बायोडायवर्सिटी लॉस को शो करता है। वो बताते हुए और फिर बाद में आप बता दो कि भाई इनका इकोलॉजिकल रेजिलियंस पे क्या असर आएगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो इंट्रो के दो तरीके हैं यहां पर। एक तो सिंपल दे दिया कि हाँ भाई एंडेमिक स्पीसीज बीइंग यूनिक और टू स्पेसिफिक, वही डिफाइन कर दिया एकदम सिंपल नॉर्मल टर्म्स में। फिर बता दिया कि भाई उनका डिसअपियर होना जनरली नोटिस नहीं किया जाता, बट उसकी प्रॉब्लम हमेशा फेस की जाती है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में दिखती है। दूसरा, यूएनईपी की तरफ से डेटा कोट करते हुए भी अपनी तरफ से बता सकते हो। मतलब ये कि इंट्रो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बट ये है कि एक जिस्ट मिले कि आप आगे क्या बात करने वाले हो। फिर आप आ जाओ बॉडी में। बॉडी में फिर आप बता दोगे कि एक्चुअल में कैसे बायोडायवर्सिटी लॉसेस हम देख रहे हैं, जैसे कि लगातार एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना का डिक्लाइन करना कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो एक तो ग्रेजुअल एंड अननोटिस्ड एक्सटिंक्शन, कि ब्रॉडर कोई बड़ी कोई स्पीसी अगर खत्म हो जाए तब तो हम नजर डाल लेते हैं कि हाँ भाई ये डिसअपियर हो गया, बट कोई छोटी अगर माइन्यूट, कहते ना कि बहुत माइनर सी कोई स्पीसी है, माइक्रो लेवल पे जो अपना रोल प्ले करती है, उसका डिसअपियरेंस इतना नोटिस नहीं किया जाता। जैसे कि एंडेमिक ऑर्किड्स थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उनका डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत लॉस हुआ, तो ये बता सकते हो। हिडन लॉसेस बता सकते हो, हिडन लॉसेस ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये खत्म हो जाता है। अनडिटेक्टेड डिक्लाइन ड्यू टू डेटा गैप्स, हमारे पास में प्रॉपर सर्वेज नहीं है तो भी हमें कई बार ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो चीजें। स्लो डिसरप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कैसे अगर प्रे शिकार गायब हो गया तो शिकारी के लिए भी खतरा हो जाता है, वो प्रॉब्लम। मास्क्ड बाय द ब्रॉडर एनवायरमेंटल चेंजेस, छोटी छोटे माइन्यूट चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हम बोल देते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। हाँ, तो वो चीजें हमें थोड़ी टैकल करने की जरूरत है, माइन्यूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लानी है। इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका? देखो, हमारा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारी क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी की जो क्षमता है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उन चीजों को आप बता सकते हो ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा डाइवर्स हमारे पास में स्पीसीज होंगी उतना ही सर्वाइव करने का स्कोप रहता है, अगर कुछ वेरिएशन भी आता है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो चीजें खत्म हो रही हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें
मिलती हैं, जैसे कि पॉलिनेटर का काम, डीकम्पोजर, सीड डिस्पर्सल, ये जो काम होते हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से वो खत्म हो रहे हैं, तो इसका सीधा असर हमारी सस्टेनेबिलिटी पे पड़ेगा, हमारी रेजिलियंस पे पड़ेगा। इसके अलावा इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ इन्वेजिव स्पीसी, अगर लोकल स्पीसीज खत्म होती चली जाएंगी, एंडेमिक स्पीसी, तो इन्वेसिव को जगह मिलेगी, तो वो फिर बाद में और खतरनाक हो जाती है। इसका फिर लॉन्ग टर्म गोल्स पे क्या असर है? सीधी बात है, फ्रेगमेंट हो रहा है हैबिटाट्स का, वो बढ़ता चला जा रहा है, रिड्यूस क्लाइमेट बफरिंग, लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इस तरीके से पॉइंटर्स आप अपनी तरफ से उठा के डाल सकते हैं। बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं। इकोसिस्टम सर्विस डिक्लाइन हो गई, वीकनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ कमिटमेंट्स, किस तरीके से हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हाँ हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस करके ये काम करने वाले हैं, वो चीज़ें फिर बाद में प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। फिर कंक्लूजन में आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को कोट करते हुए आंसर दे सकते हैं, या फिर इंडिया ने कोई कमिटमेंट दिया है ना, उन पे हम थोड़ा सा अपनी बात रख सकते हैं कि हाँ भाई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंडिया ने कोई बात कही है, वो आपके पास में है, या फिर आपके पास में सीबीडी में इंडिया का स्टेटमेंट, कुछ भी आपके पास में है आप नोट करके दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रीसेंट टाइम में अगर देखें तो जो ग्लोबली अनस्टेबल वर्ल्ड है उसको सेटल करने के लिए इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया, ठीक है, ग्रीन बिजनेसेस में। तो आप ये बताओ कि barriers, what are the barriers? Examine the barriers faced by women in green economy and suggest ways to strengthen their role in sustainable development. तो यहां पर सबसे पहली चीज, ग्रीन बिजनेस में महिलाओं का अपना रोल, क्लाइमेट अनस्टेबल वर्ल्ड में जो भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वहां पर महिलाएं क्या कर रही हैं वो आपको बताना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, महिलाएं क्या बैरियर्स, क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं और क्या वे आउट हो सकता है उन चैलेंजेस को टैकल करने से संबंध में, तो आपको वो चीज यहां पे पूरी बता देनी है कि वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी क्लाइमेट चेंज को टैकल करते हुए अगर हम करें तो उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो जेंडर इक्विटी आएगी, एक इंक्लूसिव इकोनॉमी बनेगी, साथ ही साथ हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर कर पाएंगे। फिर आप बता दो कि वुमेन लेड जो ग्रीन बिजनेसेस है इनकी जरूरत क्या है। सबसे पहले क्लाइमेट रेजिलियंस में अगर महिलाओं को आगे लाएंगे तो कितना बेनिफिट हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल तो आपको जरूर पुट करने ही है। इसी तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये आ जाएगा, जैसे सफाई मित्राज का कॉन्सेप्ट है। इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे आप जा सकते हो, जैसे इको फेमे करके एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ तमिलनाडु में। इसी तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट, महिलाएं जब एम्पावर्ड होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि समाज भी एम्पावर हो रहे हैं। जैसे कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है दक्षिण कन्नड़ा में, ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल कप बनाने में लगे हुए हैं, तो उनका काम करने का तरीका क्या है कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट मिनिमम हो, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिसी अलाइनमेंट, कोई भी अगर सरकार की स्कीम है, फॉर एग्जांपल स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई, तो उसमें महिलाओं को एम्पावर करने के लिए काम किया गया और महिलाएं वहां पर लोन लेकर के और काम भी कर रही हैं। मुद्रा स्कीम भी आपको ध्यान है। अब बैरियर्स क्या क्या आते हैं, एक तो लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, पर इसका फायदा महिलाओं की बजाय महिलाएं थोड़ा कम उठा पा रही हैं। तो एक तो लिमिटेड एक्सेस। दूसरा हम पॉइंट बता सकते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, किस तरीके से फैमिली केयर की वजह से महिलाओं को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है, वो चीज आप बता सकते हो। मेंटरशिप प्रॉपर नहीं मिल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, ठीक है। जो वर्किंग प्लेसेस है वहां पर क्रैच फैसिलिटी नहीं है, मैटरनल लीव्स नहीं मिल रही हैं, बहुत ही ज्यादा रिजिड काम करने का पैटर्न होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड यहां पर आप पॉइंटर्स को क्लाइमेट चेंज और ग्रीन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हुए पुट कर सकते हो। फिर बात आती है कि कैसे महिलाओं के रोल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स उनका सॉल्व कर दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर के आओ, है ना, लोन्स ऐसे दो जो कोलेटरल फ्री हो, और महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी दो कि भाई लोन लेकर के आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। इसके लिए हमारे पास में मुद्रा स्कीम ऑलरेडी बढ़िया काम कर रही है, इसको और एक्सपेंड किया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, मेंटरशिप दे दी जाए, है ना। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट दे दिया जाए, सरकार की तरफ से कोई भी नई स्कीम लाई जाए, साथ ही साथ आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सर्विसेज के थ्रू। तो पॉइंट यहां पर ही आ रहा है कि महिलाओं के साथ में जो चैलेंजेस है वो हमने देख लिए, कैसे तो पार्टिसिपेट कर रही है, क्या उनको चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या उनके सोल्यूशन हो सकते हैं, तो हो गया अपना। और फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट ग्रीन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इससे सस्टेनेबिलिटी भी आएगी तो वुमेन एम्पावरमेंट भी आएगी,
इसमें क्लाइमेट रेजिलियंस भी आएगी, तो एक इंक्लूजन भी देखने को मिलेगा समाज में, सोसाइटल इंक्लूजन। और जो बैरियर्स हैं उनको अगर हम टैकल करेंगे तो विमेन लेड ग्रीन टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप भी करेंगे, नए स्टार्टअप्स भी आएंगे और उसका बेनिफिट ओवरऑल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख पाएंगे। तो ये सारा जो था वो हमें देखना था कि भाई एक्चुअल में कैसे डील कर सकते हैं इस पूरे मामले को, ठीक है ना। बाकी फिर से मैं बता दूं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम प्रैक्टिस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, PWOnlyIS_प्रैक्टिस ग्रुप। यहां पर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसमें आपको 9 बजे से लेकर के और शाम तक टाइम मिलता है आप अपने प्रॉपर आंसर लिख सकें। वैसे 3 बजे तक आपको अपनी कॉपी सबमिट करनी होती है, जिनमें बेस्ट कॉपीज जो होती है वो हम निकालते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।